नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। देश में लोकसभा चुनाव के पहले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। जाहिर है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए दिसंबर के शुरू में आने वाले परिणाम लिटमस टेस्ट माने जा रहे हैं। जिन 5 राज्यों में चुनाव है उनमें से केवल मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है और यहाँ भी मुकाबला कांटे का है। लिहाजा सियासत की पिच पर भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने तर्कश से ब्रह्मास्त्र निकाल रहे हैं। कांग्रेस ने जातीय जनगणना के तौर पर बाउंसर फेंका तो बीजेपी अपने टेस्टेड फॉर्मूले राम के नाम पर वापस लौट आई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां भाजपा विपक्ष में है, वहां की सरकारों को भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के नाम पर घेरा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश जहां 18 वर्षों से पार्टी शासन में है, वहां अब बड़े बड़े होर्डिंग में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि बताई जा रही है। अब प्रश्न ये उठाया जा रहा है कि क्या इन 5 राज्यों के लिए बीजेपी के पास प्रचार का कोई निर्धारित फॉर्मूला है भी या नहीं। जहां सत्ता में ना हो वहां की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जाएं और जहां सरकार में हो वहां भावात्मक विक्टिम कार्ड खेला जाए, या फिर 2024 के चुनाव के पहले एक बार फिर राम नाम के दुशाले को चेक करने की कोशिश है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं, तो अशोक गहलोत 25 लाख की स्वास्थ्य बीमा के साथ नारी सम्मान और भूपेश बघेल को गोधन न्याय योजना और धान के मूल्यों को लेकर सत्ता में वापसी का भरोसा है। ऐसी स्थिति में अपने 17 साल के मुख्यमंत्री के चेहरे शिवराज को साइड लाइन कर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में स्थानीय क्षत्रपों को दरकिनार कर प्रधानमंत्री मोदी को केंद्र में रखने के बाद मध्य प्रदेश राम के नाम के सहारे आखिर बीजेपी क्या हासिल करना चाहती है, और क्या कहीं कांग्रेस भी अपना ट्रैक तो नहीं बदल रही। इन तमाम चर्चाओं के बीच में निश्चित तौर पर यह सवाल तो है कि आखिरकार क्या है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। कि वो राम मंदिर के विषय को लेकर चुनाव आयोग तक चले गए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि राम मंदिर को लेकर आपको राम शब्द से आपत्ति है या मंदिर शब्द से आपत्ति है? यदि राम शब्द से आपत्ति है तो महात्मा गांधी की समाधि पर राम लिखा हुआ है, कांग्रेस कहे कि वो सांप्रदायिक है। यदि मंदिर से आपत्ति है तो सबसे ज्यादा चुनावी मौसम में मंदिर जाते हुए आपने कांग्रेस के नेताओं को ही देखा होगा। तो जब राम से आपत्ति नहीं, मंदिर से आपत्ति नहीं, तो फिर राम और मंदिर मिल जाए तो आपत्ति है। और शायद इसलिए भी हो सकती है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले की ये अंतिम दीपावली है। अगली दीपावली में श्री रामलला पूरे भव्यता और दिव्यता के साथ विद्यमान होंगे। तो जिन लोगों ने सदा सर्वदा जमीन आसमान एक करके रखा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण न होने पाए, हो सकता उनके दिल में जो होली जल रही हो उसकी आंच ठंडी ना पड़ पा रही हो। इसलिए कभी उनके प्रदेश अध्यक्ष कोर्ट की अवमानना करते हैं। कोर्ट ने हमेशा डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग किया है, विवादित ढांचा। और यदि कहीं बाबरी मस्जिद शब्द का प्रयोग हुआ है तो राम जन्मभूमि बाबरी परिसर, जाके कोर्ट की प्रोसीडिंग आप चेक कर सकते हैं। यदि कोई ये कहे कि बाबरी मस्जिद शहीद की गई, इसका मतलब न्यायालय की भी अवमानना है, जनभावना की भी अवमानना है। और अब 9 नवंबर 2019 को जजमेंट आने के बाद तो वो कैटेगोरिकली क्लियर हो गया ना, विद ए क्लियर जजमेंट लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि वो राम जन्मभूमि है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी विकास, महंगाई, भ्रष्टाचार और जो बेरोजगारी है उसके मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर कभी चुनाव नहीं लड़ सकती। यही कारण है कि जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ वहाँ ये जवाब देने के बजाय धर्म के आधार पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। किसने किस बात का विरोध किया? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी तो कभी बना नहीं पाई। जब बन रहा है तो उसका श्रेय ये लोग खुद ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो ये बताए कि मध्य प्रदेश के बेरोजगारों पर इनका क्या कहना है, मध्य प्रदेश में महंगाई के विषय पर क्या कहना है, मध्य प्रदेश की जो जनता लगातार पीड़ित हो रही है इन मुद्दों से, उसके लेकर के क्या कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी तो बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, सियासत का संग्राम है और भारी पड़ रहे राम, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हाल ही में जो होर्डिंग आया कि राम मंदिर तैयार, फिर एक बार भाजपा सरकार, तो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होना लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारी चीजें बताने के लिए हैं, और ये कह लीजिए कि शायद कुछ भी बताने के लिए नहीं है कि उन्होंने क्या किया, और इसलिए राम के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ और राजस्थान की यदि बात की जाए तो कांग्रेस की सरकार, और यहां पर तो निश्चित तौर पर क्योंकि बीजेपी यदि
यदि विपक्ष है तो वो सिवाय तुष्टीकरण के और कोसने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकती। लेकिन जिस स्टेट में आप हैं वहां का बखान तो कर ही दीजिए, जैसे अशोक गहलोत हैं वो करते हैं राजस्थान का, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में भगवान राम बीच में आ गए हैं, तो क्या ये पूरा इलेक्शन जो है विधानसभा का भगवान राम के नाम पर बीजेपी निकाल देगी या फिर 2024 को साध रहे हैं? इसके साथ साथ इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, मध्य प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। उचित जी आपका भी बहुत स्वागत है। और दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं। आरबी उपाध्याय जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत मध्य प्रदेश से ही करना चाहूंगी। प्रदीप जी मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, प्रदीप जी शायद अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। उचित जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, उचित जी छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं यदि, वैसे तो 5 राज्यों के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं और छत्तीसगढ़ की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि क्या यहां पे भगवान राम बचे हुए हैं, धीरे धीरे करके आ जाएंगे? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है छत्तीसगढ़ में तो ठीक है वो एक आरोप लगाने का काम कर रही है, तुष्टीकरण की बात हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चेहरा नहीं दिखा पा रही है जो भूपेश बघेल को टक्कर दे पाए। राखी जी, आप जो कह रही थी पहले कि ये जो यहाँ कुछ छत्तीसगढ़ में थोड़ा सीन उल्टा है। यहाँ पे इनका जो मंदिर, राम राज्य, राम हिंदुत्व, वो अलग कार्ड जो है भारतीय चल नहीं रहे। हकीकत ये है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से पिछले 5 सालों में वो तमाम मुद्दे इनसे छीन लिए, गाय, गोबर, गौमूत्र, गोधन, तमाम जो मुद्दे जिसकी फ्रेंचाइजी भारतीय जनता पार्टी के पास थी, वो अब व्यक्ति यहाँ कंफ्यूज है कि वो मुद्दे किसके हैं। खासकर वो छत्तीसगढ़ की बात करूं तो वो जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात थी वो भूपेश बघेल हमेशा उसके पुरोधा रहे, उसको मानने के लिए उनकी मंशा रही है। उदयपुर सम्मेलन में इनका जब हुआ था तो वहां भी वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे थे कि कांग्रेस को जो है अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना चाहिए। हालांकि उसके पक्षधर कमलनाथ जी भी हैं, दिग्विजय जी भी हैं, भूपेश बघेल भी हैं। तो वो जो कार्ड है भारतीय जनता पार्टी का, जो मूल कार्ड है, जिस पिच पे वो हमेशा क्रिकेट खिलाना चाहते हैं हर राज्य में, मैं कह रहा हूँ धर्म की पिच पे वो क्रिकेट खिलाने की कोशिश करते हैं हर राज्य में, वो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में मैं देख रहा हूँ वो चल नहीं पा रहा है। भूपेश बघेल वर्सेस एंटायर बीजेपी टीम ये चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ भूपेश उनकी हर बात पे, चाहे वो नड्डा जी का हो, चाहे जामवाल जी का हो, जो यहाँ के प्रभारी माथुर जी के हो, चाहे वो अमित शाह के हो, चाहे प्रधानमंत्री के, सभी के जवाब जो है अकेले भूपेश दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में। फिलहाल जो स्थिति है भूपेश बघेल वर्सेस भारतीय जनता पार्टी एंटायर टीम, ये चुनाव होने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ पे एक भ्रष्टाचार मुद्दा है, ईडी मुद्दा है, आदिवासी मुद्दा है, जिसपे वो लड़ सकते हैं, लड़ रहे हैं। मगर धर्म का जो मुद्दा है, जो उनका तुरुप का कार्ड है या उनका एक तुरुप का पत्ता है, वो छत्तीसगढ़ में नहीं चल रहा है। राखी बिल्कुल। अच्छा, एक बात और यहाँ पर उचित जी, अब पहले चरण का वोटिंग मुझे लगता है 7 तारीख को, और उसके पहले लगातार घोषणा पत्र, जैसा कि डिक्लेयर कल तक में ये था कि नहीं आई हैं चीजें, लेकिन धीरे धीरे घोषणा पत्र में जो चीजें हैं, क्योंकि दोनों ही ने इस बार इस चीजों को जनता के बीच से उठाया है, तो जनता से जुड़ी हुई चीजें यदि दोनों ही लेकर आ रहे हैं तो फिर तो दोनों ने एक पॉजिटिव चीज रखी है कि जनता ने हमें भी ये बताया, जनता ने हमें भी ये सुझाव दिया। उसके बावजूद जहां बात नेतृत्व की हो रही है, जहां बात चेहरे की हो रही है, जहां एक जातिगत समीकरण और वोट परसेंटेज की हो रही है, क्या लगता है भूपेश का पड़ला अभी भी भारी है या भारतीय जनता पार्टी को माने की एक टक्कर देगी? देखिए, पिछली बार जब बहुत बड़ा अहम रोल था कांग्रेस का सत्ता में आने का, उनका मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र, जिस तरीके से 6 महीने जो टीएस बाबा ने बड़ी मेहनत करके उस घोषणा पत्र को बनाया था, सभी दल से, सभी जाति से, सभी व्यवसाय करने वालों से, कभी रिक्शे वालों के साथ, तो कभी ऑटो वालों के साथ, कभी कुलियों के साथ, कभी हर समाज के साथ उन्होंने बैठक करके, चर्चा करके उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था और बहुत कारगर सिद्ध हुआ था। इसी का परिणाम था कि 15 वर्सेस 71 की जो सीट वर्तमान स्थिति है वो ये बनी हुई। लेकिन फिलहाल इस बार 2023 में उस घोषणा पत्र को उतनी तवज्जो नहीं दी गई। अब नए घोषणा पत्र को या नई उपलब्धि, अब क्या नया करेंगे, उस पर शायद उतना फोकस नहीं किया गया है। लेकिन वही इसके इतर
भारतीय जनता पार्टी इसमें थोड़ा सा काम कर रही है, प्रतीत हो रही है। अब उनका घोषणा पत्र अभी तक तो आया नहीं है, कब आएगा इसकी खबर नहीं। पहले चरण का चुनाव 7 तारीख को है उनके, और वही कांग्रेस अपनी एक एक संभावना, एक एक चीजें दे रही है, कोशिश कर रही है, और वो उनकी 4 से 5 जो बड़ी घोषणाएं थी वो एक एक मंच से आते जा रही है। जैसे उन्होंने धान को 3000 के लिए लिया, उन्होंने जो केजी से लेके पीजी तक की पढ़ाई उन्होंने फ्री की, उन्होंने कर्ज माफी की बात की। तो उनकी तमाम घोषणाएं आ रही, और आज भी राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में है, तो उम्मीद है कि कुछ घोषणाएं वो मंच से और कर सकते हैं। तो ये इनकी किस्तों में अब घोषणाएं हो रही हैं, या अब जो आने वाले 5 सालों के लिए जो इनका ब्लूप्रिंट है वो किस्तों में आ रहा है, हर सभाओं में आ रहा है। 2 दिन में 2, उसके पहले 3, लगभग 5 इनकी घोषणाएं हो चुकी है। तो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। कर्ज माफी का मुद्दा इनके लिए काफी बड़ा था। अभी भी पिछली बार उन्होंने कर्ज माफी की, अभी भी वो कर्ज माफी की और उन्होंने वादा किया है, तो जाहिर है कि बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। बिल्कुल ठीक है, उचित जी वापस आऊंगी आपके पास। आरबी उपाध्याय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आरबी उपाध्याय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है, मुझे आवाज आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बिल्कुल आ रही है आरबी उपाध्याय जी, अभी आई आपकी आवाज। मुझे क्या लगता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की मैं बात करूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास, जहां वो सरकार में है, जैसे कि मध्य प्रदेश, क्या इनके पास कुछ विकास के लिए बताने को नहीं है? जो जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, राम का नाम लेकर सामने आ गए, क्या अब देश के चुनाव सिर्फ भगवान राम पर ही होंगे? क्या हमारे देश में मुद्दे नहीं बचे हैं, या फिर सीधे सीधे ये 23 के साथ 24 की तैयारी? देखिए राखी जी, बिल्कुल ठीक कहा। अगर विकास होता, विकास की बात होती, आप सत्ता में है, प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आप क्या कहेंगे? मान लीजिए आप विकास की बात करते हैं, तो आप इतने साल सत्ता में थे, कितना विकास हुआ? तो बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे। इसीलिए बीच में राम मंदिर और ये अलग अलग चीजों को, धर्म को, जाति को, संप्रदाय को लाया जाता है। बेसिक बात यह, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। भूखे भजन न होए गोपाला, भगवान राम की बात करिए, पेट भूखा है तो भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है, ये समझने वाली बात हो। तो बेसिक है कि भाई जो मुद्दे हैं, जनता चाहती है जनता के मुद्दों पर बात हो। पानी पर हो, शिक्षा पर हो, स्वास्थ्य पर हो, रोड पर हो, उस पर आप बात न करके सिर्फ आप सोचें कि राम मंदिर के नाम पे हम चुनाव जीत जाएंगे, तो एक संयोग नहीं, एक प्रयोग है ये। अगर ऐसा होता है कि भगवान राम के नाम पर चुनाव जीता जा सकता है, तो फिर 2024 में मेन मुद्दा ही राम मंदिर होगा और भगवान राम रहेंगे। जनता भी इन सब चीजों को समझती है। बेरोजगारों की फौज है, उसको भगवान राम के दर्शन करा दीजिए, तो कहेगा भाई बेरोजगार हूँ, घर में पैसा नहीं है, माँ बाप ने पढ़ाने लिखाने पर जो खर्च किया था, जो कर्ज लिया था पढ़ाने के लिए, वो कैसे निकालूंगा? तो वो नहीं चलता है। अब पार्टी, मेरे ख्याल से, मैं तो ये मानूंगा, अगर राम मंदिर पर चुनाव में जाती है तो वो बैकफुट होगा। और बैकफुट में इसलिए कह रहा हूं, अगर आप सत्ता में हैं मध्य प्रदेश में, इतने साल में मुख्यमंत्री आपका है, सरकार आपकी है, अगर आपने काम किया होगा तो आप काम गिनाएंगे, इसका मतलब आपने काम नहीं किए। और देखिए, जनता है, जनता भी बदलाव चाहती है। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से एक जन सैलाब उमड़ा था मध्य प्रदेश में, जो रेस्पॉन्स मिला था, उससे कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बहुत सारी संभावनाएं मध्य प्रदेश में तलाश रही है। और दूसरा जो सबसे मेन कारण है राखी, केंद्रीय नेतृत्व। केंद्रीय नेतृत्व राज्य की बात नहीं करता, राज्य के काम की बात नहीं करता, वो सीधा सेंटर की बात करता है, केंद्र की बात करता है। तो केंद्र के मुद्दों पर राज्य का चुनाव आप लड़ेंगे और जो मुख्यमंत्री है उसको दरकिनार कर देंगे या उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो परिणाम अपेक्षा जो की जानी चाहिए वो नहीं आते हैं। बिल्कुल। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए क्या मतलब, क्या रुख आपका, क्या लगता है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि बड़ी कांटे की टक्कर होगी, बीजेपी बड़ा अपना जनाधार बनाने की और बताने की कोशिश कर रही है, क्या समीकरण दिखते हैं? देखिए, राजस्थान, एक एक प्रदेश की बात करें, राजस्थान में वसुंधरा राजे को किनारे किया जा रहा है। वहाँ छत्तीसगढ़ की बात करें, वहाँ भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको साइड करके, और ये एक प्रयोग है कि जो भी कद्दावर नेता हैं उन सबको साइड करिए और सिर्फ अपने ही या एक नाम के भरोसे चुनाव लड़िए। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। जो राज्य में नेतृत्व होता है
उसका अपना एक दबदबा होता है, उसकी जनता में एक पहचान होती है कि इतने साल वो सत्ता में रहा है, उसके अपने रिलेशन होते हैं जनता के साथ, और उसको अगर दरकिनार किया जाएगा तो जो राजस्थान में देखने को मिल रहा है, बहुत सारे बागी, और मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो वही छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने जो काम किया है उसे नकारा नहीं जा सकता। वहाँ बीजेपी जो राज्य का नेतृत्व है उसको आगे न करके सिर्फ केंद्र के नाम पर चुनाव लड़ रही, तो दोनों में फर्क है। अब जनता है, जनता तो ये चाहती है कि चुनाव में भी अगर उसके मुद्दों की बात नहीं होगी तो फिर कब होगी? जनता चाहती है उसके मुद्दों की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, और उस पर अपना एक रोड मैप भी बताया जाए कि भी हम आगे ये करेंगे, अब तक हमने ये किया है। हमने देखा था 2014 बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार भाजपा सरकार, लेकिन क्या हुआ? तब तो ये था कि भी जैसे ही रुपए का अवमूल्यन होता है देश की सांस गिर जाती है, आज डॉलर कहाँ है और रुपया कहाँ है। तो ये जो नारे थे ना, वो यथार्थ में जमीनी स्तर पर उतना हुआ नहीं। योजनाएं सारी अच्छी थी बिल्कुल, लेकिन आकलन नहीं किया गया। हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो एक फोटो सेशन बनकर रह गया। आज भी आप देखेंगे कहाँ कहाँ कितनी सफाई है, बिल्कुल वो सबके सामने है। बिल्कुल ठीक बात है। निर्मल गंगा की बात थी, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी, यानी 2024 तक सबको घर देने की, किसान की आमदनी दूंगा। तो पहले आप इतने वायदे कर चुके हैं और उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो अब गुंजाइश बहुत कम बचती है और नए वादों पर जनता विश्वास करेगी। बिल्कुल सही बात है। प्रदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रदीप जी, चलिए प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप जी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की यदि मैं बात करूं, बड़ा बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है कि इन 3 राज्यों से जो निकल गया 24 में, उसकी राह समझ लीजिए लगभग तय हो जाती, बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस वक्त बीजेपी अपनी योजनाओं को छोड़ के राम मंदिर पर आ गई है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, बिल्कुल होर्डिंग्स के माध्यम से बिल्कुल खुला प्रचार हो रहा है, जो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सिर्फ कोसने की बात है। तो क्या सिर्फ राम के नाम पर बीजेपी आगे बढ़ रही है और उसे लगता है कि उसे सफलता मिलेगी? प्रदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रदीप जी, मेरा प्रश्न सुना सर आपने? हेलो प्रदीप जी, मेरा प्रश्न सुना आपने? मुझे लगता है प्रदीप जी शायद मेरा प्रश्न नहीं सुन पा रहे हैं, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन बेहद ये महत्वपूर्ण हो गया है, एक बार फिर से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समय की भी अपनी सीमा होती है। उचित जी, संक्षेप में यदि मैं जानना चाहूं तीनों राज्यों के बारे में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बारे में, ये बेहद महत्वपूर्ण होंगी क्योंकि 2024 के लिए, तो क्या स्पष्ट बहुमत किसी एक स्टेट में एक आकलन के तौर पे देखें तो लग रहा है मिलेगा किसी राजनीतिक दल को इस बार के परिदृश्य को देखें, क्योंकि आम जो अन्य तीसरा मोर्चा भी है वो भी बड़ी तेजी से है इस बार? 2023 का समझ में आ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी बहुत क्लोज कंपटीशन है। 15 और 71 का जो ह्यूज गैप था वो स्थिति अभी नहीं है। वो बहुत मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पहुंच चुकी है बहुत मेहनत करके। वहीं आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से मैं कहूंगा कि कांग्रेस थोड़ा अपर एंड पे है, एक अच्छी मार्जिन के साथ कांग्रेस वहां आ सकती है। वहीं पे आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो सिंधिया मैडम को तो वहां का येदुरप्पा बनाने की जो कोशिश की है, इससे भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी पिछड़ी हुई है। ये स्थिति हुई है कि वहां पे भी बहुत अच्छी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की आप नहीं बोल सकते, लेकिन वहां पे जो सिस्टम और रिवाज जो बना हुआ है कि आप एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, तो देखिए क्या होता है। नहीं, और छत्तीसगढ़ में तो ये कहूंगा कि टफ कॉम्पिटिशन है, अपर हैंड में कांग्रेस है, और राजस्थान में मैं कहूंगा कि अपर हैंड पे कांग्रेस है। तो स्थिति बनी हुई है। चुनावी मुद्दे इनके राखी काफी है, बहुत अच्छे एक से वादे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मामा जो है वो लाडली बहना और सब तमाम योजनाएं कर रहे हैं, यहाँ कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, मगर बुनियादी सवाल इन सबसे गायब है। देखिए, राजनीति में जब भी कर्ज माफी और मुआवजे की बातें सरकार करने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि उनके 5 साल की उपलब्धियों का गर्भपात हो गया है।
ये हकीकत है, एक बहुत कड़वा बिल्कुल। सत्य है कि आपने कुछ ठीक है। उपलब्धि नहीं की, आपको उचित इन्हीं जी। पे धर्म के नाम पे वोट लेने बिल्कुल पड़ रहे उचित जी, मैं बीच में रोकूंगी। प्रदीप जी काफी देर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, क्या लगता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की हम बात करें, बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और कहा जाता है कि यहां से निकल गए मतलब 24 की राह बिल्कुल आसान होती है। राम मंदिर का मुद्दा बड़ी तेजी से आ गया जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है। मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी के पास कोई योजनाएं या कोई ऐसी बातें नहीं है विकास की बताने के लिए, जो आप वो इस नारे के साथ चल रहे हैं कि राम मंदिर तैयार, अब की बार फिर भाजपा सरकार? और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या माने कि सिर्फ कोसने की राजनीति करनी? देखिए, अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सरकार काफी दिनों से बीजेपी की सरकार है, 18 साल हो गए। तो निश्चित तौर पर जनता की जो अपेक्षाएं हैं उस अपेक्षाओं पे खरी उतरी कि नहीं उतरी, ये तो अभी आने वाले चुनाव में जनता तय करेगी। लेकिन जो योजनाएं सरकार की थी, सरकार ने जो अपनी तैयारी की थी, उसमें बहुत सारी योजनाओं में तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी उसको लागू करने में सरकार अच्छी रही और उसके बेहतर परिणाम भी रहे। जैसे लक्ष्मी लाडली योजना है, फिर जो है लाडली बहना योजना अभी मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की, इसका डायरेक्ट इफेक्ट हुआ है महिलाओं में। दूसरा जो गैस सिलेंडर का में सब्सिडी देना और इस तरह की बहुत सारी योजनाएं सरकार की रही हैं, वो सीधे सीधे जनता के खाते में समाहित हुई है। और यही कारण रहा कि मध्य प्रदेश सरकार इस बार प्रयास कर रही थी, भाजपा की सरकार, कि हम पुनः स्थापित करेंगे सरकार को। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा रूट लेवल पे कठिनाइयां हैं। जो इनके योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था वो पहले अगर ये लागू करते तो अभी तक बहुत सारी उसमें मिल जाती। लेकिन केंद्र सरकार की कुछ इफेक्टिव योजनाएं हैं, आवास योजना है, नल जल योजना है, इससे लोगों को डायरेक्ट लाभ हुआ है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रयास कर रही है बीजेपी, वो सरकार के सत्ता के करीब तो है, लेकिन इतनी भी करीब नहीं है कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में वो सक्षम हो। दूसरी बात आप देखें राजस्थान और छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने बढ़िया काम किया है। जो लोगों के परसेप्शन और जो सर्वे के आधार पर जानकारी आ रही है उसमें बहुत सारी योजनाओं का सीधे लाभ हुआ है। जैसे गोबर से गैस बनाने का, खाद बनाने का, और डायरेक्ट लोगों से लाभ लेने, गोबर लेकर और सरकार उससे खरीद करके और बहुत सारी उसमें लाभ फैक्ट्रियां लगा रही, योजनाएं चालू कर रही। तो मुझे लगता है कि इससे सीधे हितकारियों को लाभ हुआ है। तो वहां जो है भूपेश सरकार के बहुत सारी काम काज की समीक्षा जो हुई है उसमें पुनः सरकार बनाने की स्थिति में भूपेश सरकार है। और बीजेपी ने भी स्ट्रांगता से वहां प्रयास किया है कि हम अच्छे कार्य, अपने जो पुराने कार्य थे कैसे हो पाए, इस बार हम और बेहतर कैसे कार्य कर सके, लोग जनता के बीच में जा सके। तो प्रयास तो बीजेपी भी वहां अच्छे तरीके से कर रही है, लेकिन सफल कितना हो पाती है ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल। राजस्थान की भी बात, राजस्थान में कहा जा रहा है कि वसुंधरा बड़ी नाराज सी थी। निश्चित तौर पर राजस्थान में देखिए वसुंधरा को लेके बीजेपी में बड़ी उथल-पुथल थी और इसीलिए बीजेपी ने इस बार प्रयास किया है वसुंधरा को साधने के लिए, और ये सफल भी हुए हैं। कारण ये है कि जितने गुट थे बीजेपी में, वहां जो नाराजगी थी लोगों में, उनको सबको साथ लेकर इस बार जो टिकट वितरण किया गया है, कई सारे सांसदों को उतारा गया है वहां, कई सारे जो जिनके खराब परफॉर्मेंस थे उनके टिकट भी काट दिया है बीजेपी ने। और यही व्यवस्था कांग्रेस ने भी की है। कांग्रेस ने वहां किसान ऋण माफी की योजना और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिससे डायरेक्ट लाभ हो सके जनता को, ये योजनाओं लास्ट में लाई भी है। और कुछ लोगों के टिकट भी काटे हैं वहां, जिनके परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे कहीं न कहीं गड़बड़ी लगी, कहीं ऐसा लगा कि ये चुनाव हार जाएंगे, ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया है। और यही कारण रहा कि काफी नाराजगी भी कांग्रेस के उसमें विरोधाभास भी हुआ। लेकिन गहलोत सरकार ने ये प्रयास किया है कि हम निष्पक्षता से काम करके और पुनः अपनी सरकार बनाने में कामयाब। बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, क्योंकि समय की भी सीमा है, बहुत संक्षेप में क्या लगता है आपको, जिस तरह से मैंने उचित जी से भी पूछा था, क्या कोई दिखता है किसी स्टेट में स्पष्ट बहुमत के साथ, क्योंकि तीसरा मोर्चा भी बड़ी तेजी से है? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी है और हम टीवी चैनल की डिबेट में बैठ के ये फैसला दे दें कि भी वो सत्ता के नजदीक है, वो दूर है, ये बेईमानी होगा। राखी जनता है, जनता सारी चीजों का आकलन करती है वोट देने से पहले, और जो उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरता है उसको वोट करती है। प्रयास देखिए, जब लड़ने जाते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जाती है तो हारने के लिए नहीं जाती, जीतने के लिए जाती है। तो बीजेपी भी पूरा प्रयास करेगी, कांग्रेस भी पूरा प्रयास करेगी। अब ये जनता की अदालत तय करेगी कि कौन उसके लिए सही है, कौन उसके लिए गलत है। जो हालात हैं
जनता के, किसान के, मजदूर के, वो किसी से छुपे नहीं है। महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, और हम सपने बहुत लंबे समय तक नहीं बेच सकते। सपने साकार भी होने चाहिए। ये नहीं है कि भाई जब मैं रहूंगा ही नहीं, मैं देखूंगा ही नहीं कि भी 50 साल बाद इस देश का क्या, तो आप 50 साल बाद का विजन दें कि 50 साल के बाद भारत विश्व शक्ति बन जाएगा या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो देखिए, आज की बात करनी चाहिए और अपने जो काम है वो गिराने चाहिए। अब जनता आकलन उन काम के आधार पर करती है कि भाई आपने ये कहा था, इतना आपने किया और इतना रह गया है, तो बताइए कि हम इस तरीके से पूरा करेंगे। बिल्कुल, अभी ये कहना जल्दबाजी है। बिल्कुल ठीक है। आरबी उपाध्याय जी, बिल्कुल आप सभी का बिल्कुल सही बात है। देखिए, निर्णय तो जनता का होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जिस तरह से एक आकलन निकल कर आया कि देखिए, जिसने जो काम किया है जनता बहुत अच्छे से देख चुकी है, समझ चुकी है। राम मंदिर का सिर्फ एक मुद्दा लेके तो यदि कोई ये सोच रहा है कि वो जीत हासिल कर लेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जनता बेहद समझदार है। देखते हैं, क्योंकि इन तीनों ही राज्यों में और कुल मिला के 5 राज्यों में बेहद दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।